आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भाजपा पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा पर सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर। मौके से AK-47 समेत हथियार बरामद। उत्तराखंड के चमोली में फिर फटा बादल, 10 लोग लापता। देहरादून और हरिद्वार में भारी बारिश का रेड अलर्ट, स्कूल भी बंद। यूक्रेन को नए समझौते के तहत अमेरिका से मिलेगी पैट्रियट और हिमास मिसाइलें। यूक्रेन के सहयोगी हथियार के भुगतान के लिए करेंगे वित्तीय मदद। स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में आज पेश करेंगे चुनौती। गत विजेता नीरज के खिताब बरकरार रखने पर होगी नजर। और आइए अब इन सभी समाचारों को विस्तार के साथ जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य के दौरे पर हैं। अमित शाह के कल शाम पटना पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा समेत कई नेताओं ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। अमित शाह आज रोहतास जिले के डेहरी और उसके बाद दोपहर में बेगूसराय जाएंगे। दोनों जगहों पर 20 जिलों के भाजपा पदाधिकारियों, सांसद, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक होगी। आज सुबह 10 बजे डेहरी में अमित शाह मगध और शाहाबाद क्षेत्र के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं और इस बैठक में मगध और शाहाबाद क्षेत्र के भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। अमित शाह इनके साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श कर उन्हें जीत का मंत्र देंगे। डेहरी के बाद दोपहर लगभग 2 बजे गृह मंत्री के बेगूसराय पहुंचने का कार्यक्रम है। यहां बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप स्टेडियम में अमित शाह का कार्यक्रम होगा। इसमें पटना, बेगूसराय, नालंदा, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, मुंगेर और शेखपुरा जिले के बीजेपी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। कल पटना पहुंचने पर अमित शाह ने बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ आगामी चुनाव को लेकर अनौपचारिक बैठक भी की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा संपदा महानिदेशालय इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसका विषय है विकसित भारत 2047 के लिए रणनीतिक कार्य योजना। ये सम्मेलन रक्षा भूमि प्रबंधन की पुनर्कल्पना, उन्नत डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने तथा शासन के ढांचे और स्थिरता को सुदृढ़ करने में रक्षा संपदा विभाग की उभरती भूमिका पर केंद्रित होगा। इस सम्मेलन में रक्षा क्षेत्र में भूमि प्रबंधन के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और क्षेत्र विशेषज्ञों के ज्ञानवर्धक सत्रों और व्याख्यानों से संबंधित एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। उद्घाटन सत्र में रक्षा भूमि प्रशासन के क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष में रक्षा संपदा विभाग के उत्कृष्ट पहलुओं और उपलब्धियों का उल्लेख करने से संबंधित एक विशेष प्रस्तुति होगी और साथ ही वर्ष 2047 तक विकसित भारत की कार्य योजना का भी खाका तैयार किया जाएगा। सम्मेलन के दूसरे दिन भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, भारत के उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सुबीर मलिक सहित अन्य प्रमुख विचारकों और विशेषज्ञों के सत्र आयोजित होंगे। रुक करते हैं उत्तराखंड का, जहां चमोली में फिर से बादल फटने की घटना हुई है, जिसमें 10 लोग लापता हैं। जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चमोली जिले के नंदानगर घाट क्षेत्र में बुधवार रात बादल फटा है, जिसमें 10 लोग लापता हो गए हैं, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया है। साथ ही 6 मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। साथ ही मेडिकल टीम 3 108 एम्बुलेंस मौके पर रवाना की गई है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में हुई घटना में एक्स पर लिखा है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है।
जनपद चमोली में नंदानगर घाट स्थान है, वहां पर गांव में बादल फटा है और बादल फटने के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 2 गांव हैं बेसिकली। एक गांव है कुंतरी लगा फाली, इसमें 8 लोग, और दूसरा है धुरमा, इसमें 2 लोग अभी लापता चल रहे हैं। कुछ पशुओं की हानि बताई गई है। राहत बचाव टीमें रात में ही घटना के तत्काल बाद मौके पर पहुंच गई थी। उनके द्वारा राहत बचाव कार्य किया जा रहा है और बाकी टीमें भी रास्ते में जा रही हैं, लेकिन नंदप्रयाग और घाट के बीच में 6 स्थानों पर रास्ता बाधित हुआ है। इसके कारण अन्य टीमों को पहुंचने में विलंब हो रहा है। फिलहाल मौके पर खोजबीन जारी है और लगातार जो लोग लापता हैं उनकी खोजबीन का कार्य किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में बारिश ने फिर परेशानी बढ़ा दी है। देहरादून में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के मद्देनजर आज देहरादून में सभी स्कूल बंद हैं। हरिद्वार में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पौड़ी और टिहरी गढ़वाल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। रुक करते असम का, यहाँ लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। राज्य के गोलाघाट जिले में बाढ़ के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है और हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ियों को भी तैनात किया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। टोटल 113 गांव में इफेक्ट हुआ है। अराउंड 15,000 आदमी को इफेक्ट हुआ है। रिलीफ का अभी 35 नंबर रिलीफ का चल रहा है अभी तक। हम लोग का अनफॉर्चुनेटली 2 लाइफ का डेथ हुआ है। सो एज पर गवर्नमेंट डिसीजन हम लोग ने उसको 4 लाख रुपया जो इमीडिएट एग्जीक्यूशन देता है विदिन 48 आवर्स वो दे दिया हम लोगों ने। 2 टीम डिप्लॉय किया हुआ है एनडीआरएफ का, और हम लोग का खुद का एक एसडीआरएफ टीम है। 10 बोट है यहाँ पे। जोरहाट से 2 बोट लाया, टोटल 20 बोट लगा है। वहाँ पे अराउंड थाउजेंड्स पीपल अभी तक रेस्क्यूड हुआ है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सीमा पर हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए, जबकि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया गया है। चारों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 2 महिला नक्सलियों को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुए मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया। दरअसल C60 कमांडो और सीआरपीएफ के जवान नक्सल विरोधी अभियान पर थे और तभी गोलीबारी शुरू हुई थी। इस अभियान के दौरान मुडास के जंगल में छिपे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। तो वहीं जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया। घटनास्थल से एक AK-47 राइफल, एक देसी राइफल और अन्य माओवादी सामग्री भी बरामद की गई है। पोस्ट पार्टी और सीआरपीएफ की 191 की ई कंपनी इन्होंने उस जंगल परिसर की आउटर कॉर्डन लगाई, और जब हमारी C60 के पथक उस एरिया में सर्च ऑपरेशन कर रही थी तो उस पर माओवादियों ने अंधाधुंध गोलीबार शुरू कर दी। उसका इफेक्टिव उत्तर हमारे C60 के जवानों ने दिया, और 1 घंटे के लगभग चकमक के बाद जब उस एरिया में हमने एरिया सर्च किया तो 2 महिला माओवादियों के मृतदेह हमें वहाँ पे मिले, और दोनों महिला माओवादियों के मृतदेह के साथ हमें एक AK-47 स्वचालित हथियार, एक सोफिस्टिकेटेड पिस्टल और भारी मात्रा में एम्यूनिशन जो कारतूस हैं वो मिले। उसके अलावा वॉकी टॉकीज और एक तरफ नक्सल साहित्य भी हमने जब्त किया है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 18 लाख रुपए के इनामी 12 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं। एसपी नारायणपुर रॉबिन्सन गुरिया के अनुसार नक्सलियों ने सरकार के नक्सल विरोधी अभियान और आत्मसमर्पण नीति से प्रेरित होकर आत्मसमर्पण किया है। इस साल 171 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें शीर्ष कैडर के नक्सली भी शामिल हैं। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने और जीवन की नई शुरुआत के लिए 50-50 हजार रुपए दिए जाते हैं और उनके पहचान पत्र बनाए जाते हैं, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सके। गुजरात में गांधीनगर जिला प्रशासन साबरमती नदी के किनारे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है, जिसमें अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के
व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत नई दिल्ली के एम्स में हेल्थ कैंप लगा हुआ है। इस शिविर में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की जाएगी। हेल्थ कैंप में सुबह 9 बजे से 1 बजे के बीच रजिस्ट्रेशन होगा और दिन भर ओपीडी में डॉक्टर देखेंगे। कैंप में कैंसर, दांतों, आंखों के अलावा टीबी की भी जांच होगी और इसके साथ साथ योग सत्र के साथ पोषण आहार के बारे में भी बताया जाएगा। खास बात यह है कि हेल्थ कैंप में बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं। कैंप में हमें जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, लेडीज़ का जनरल हेल्थ चेकअप, गायनेकोलॉजिकल चेकअप, कैंसर स्क्रीनिंग, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए स्क्रीनिंग, खास करके अनीमिया और सिकल सेल अनीमिया, आँखों की जांच, दांत की जांच, ये सब प्रक्रियाएं हैं। इसके अलावा पौष्टिक आहार के बारे में बताया जाएगा, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, पोस्ट मेनोपॉजल केयर, एडोलेसेंट हेल्थ, इन सब के बारे में बताया जाएगा। बहुत अच्छा लगा है। एक दिन में सारे चेकअप हो गए, नहीं तो हर ओपीडी भागना पड़ता था, लाइन लगना पड़ता था। हम स्टाफ होने के बाद भी आज एक दिन में ही सारा हो गया। कम से कम पता तो चल जाए क्या दिक्कत है, नहीं है। बाहर हम जाएंगे पैसे लगा करके चेक करवाएंगे, यहाँ पर फ्री में हो रहा है। बहुत अच्छी बात है ना कि कैंप लगा और बिना लाइन के, बिना उसका चेकअप वो सब हो रहा है। हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। हमें ये एम्स की तरफ से जो सुविधा मिली है, हम इसमें बहुत खुश हैं कि बिना किसी लाइन और बिना किसी परेशानी के कारण हम यहाँ पर दिखा सकते हैं और हमें सब डिपार्टमेंट की यहाँ पे सुविधा मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश में शारदीय नवरात्र से मिशन शक्ति के 5वें चरण की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अभियान तभी सफल माना जाएगा जब बेटियों में सुरक्षा का भाव और अपराधियों में कानून का भय दोनों सुनिश्चित हों। मुख्यमंत्री ने 1 माह तक चलने वाले विशेष अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और एडीजी, आईजी, डीआईजी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को सड़क पर उतरकर अभियान की निगरानी करने के आदेश भी दिए। उन्होंने पुलिस पेट्रोलिंग और PRV 112 वाहनों की सक्रियता को और प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए। भारत ने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के साथ शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतानेनी हरीश ने बुधवार को भारत की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया है। उन्होंने भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि भारत मानवीय सहायता, क्षमता निर्माण और आतंकवाद से निपटने के लिए सक्रिय रूप से योगदान करता रहेगा। Monitoring the security situation in Afghanistan. The international community must coordinate efforts towards ensuring that entities and individuals designated by the UN Security Council, the ISIL and Al-Qaeda and their affiliates, including Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed, along with those who facilitate their operations, no longer exploit Afghan territory for terrorist activities. On the political front, India's External Affairs Minister has spoken twice with the acting Foreign Minister of Afghanistan. We welcome the strong condemnation of the Pahalgam terrorist attack of 22nd April 2025 by the Afghan side. Mr. President, any coherent policy to address a post-conflict situation must combine incentivizing positive behavior and disincentivizing harmful actions. इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान में हाल ही में आए भूकंप के समय भारत की ओर से की गई मदद का भी जिक्र किया। In the aftermath of the earthquake earlier this month, India was among the first countries to provide humanitarian assistance. We immediately delivered 1,000 family tents and 15 tons of food supplies to the affected provinces of Afghanistan. An additional 21 tons of relief materials, including essential medicines, hygiene kits, blankets, and generators, were dispatched. More relief supplies are underway and will be delivered in the coming days. This humanitarian assistance dovetails with India's support since August 2021. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। पीयूष गोयल निवेश पर 13वें भारत यूएई उच्च स्तरीय कार्यबल की सह अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी भारत यूएई CEPA की समीक्षा करेंगे। साथ ही दोहरे कराधान संधि और यूएई भारत केंद्रीय बैंक से संबंधित मामलों में अब तक की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। दोनों पक्ष समुद्री और अंतरिक्ष सहित प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर भी विचार करेंगे। इस यात्रा के दौरान पीयूष गोयल यूएई भारत व्यापार परिषद
गोलमेज सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वे प्रमुख भारतीय और यूएई कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत भी करेंगे। वे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में व्यापार, निवेश और सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। आपको बता दें कि यूएई भारत के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बना हुआ है। उनकी व्यापक रणनीतिक साझेदारी गहन राजनीतिक जुड़ाव, मजबूत आर्थिक एकीकरण और ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी तथा खाद्य सुरक्षा में सहयोग पर आधारित है। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। हर महीने होगी बड़ी बचत। आवश्यक वस्तुएं हुई और सस्ती व किफायती। दूध, पनीर, स्कूल स्टेशनरी, 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ, व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा और अन्य जरूरी चीजों पर 0% जीएसटी। हर परिवार के लिए और ज्यादा बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साल 2014 से शुरू हुआ एक सफर, जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीति, नियत और परिणामों में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों की डीडी न्यूज ने पड़ताल की और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण भी किया। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री, जिसमें हम मोदी सरकार के 11 साल की विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके समक्ष रखेंगे। इस सीरीज के तहत आज बात डिजिटल इंडिया की। गांव से लेकर हाईटेक शहरों तक, छोटे दुकानदारों से लेकर स्टार्टअप तक, पिछले एक दशक में भारत की डिजिटल यात्रा किसी क्रांति से कम नहीं रही है और इस परिवर्तन के केंद्र में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की परिकल्पना। एक ऐसी सोच जिसने 140 करोड़ भारतीयों के जीने, सीखने, काम करने और सपने देखने के तरीकों को बदल डाला है। डिजिटल इंडिया, जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को सशक्त किया है, आज भारत डिजिटल गवर्नेंस से ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप की ओर बढ़ गया है। दुनिया में सशक्त होते डिजिटल इंडिया की कहानी इस तथ्य से साबित होती है कि डिजिटलीकरण में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। साल 2014 में भारत में लगभग 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज यह संख्या बढ़कर लगभग 97 करोड़ हो गई है। हमारे गांव में हाई स्पीड इंटरनेट लग चुका है, जिसके जरिए मैं अच्छी कोचिंग और अच्छी क्लासेस ले पाता हूँ। सरकार के किसी भी योजना का जो भी निकलती है मैं उसका फायदा उठा पाता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा है कि डिजिटल इंडिया केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन है। ऐसा आंदोलन जो नागरिकों को अवसरों से जोड़ता है और हर भारतीय के हाथ में तकनीक की ताकत देता है। किसानों को सब्सिडी सीधे बैंक खाते में मिलना हो या सड़क किनारे का रेहड़ी वाला QR कोड से भुगतान लेना,
डिजिटल इंडिया आज लोगों की जिंदगी बदल रहा है। इसकी ताकत का आज दुनिया लोहा मान रही है। आज यूपीआई हर साल 100 अरब से ज्यादा लेन देन करता है, जो दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट का लगभग आधा है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है। आधार दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल आईडी व्यवस्था, बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं तक हर जगह इस्तेमाल हो रही है। फसल को लेकर कि इस तरीके से बोनी है, इस तरीके से करनी है, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको घर बैठे ही आपके मोबाइल पे ऐप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाती है। तो इससे हर व्यक्ति को जो सरकार की योजनाओं को और सरकार से जानकारी चाहता है, तो वो हर व्यक्ति को उसका फ़ायदा हुआ है। डिजिटल क्रांति में मोबाइल फोन की अहम भूमिका है और आंकड़े बता रहे हैं कि देश में मोबाइल विनिर्माण इकाइयां 2014-15 में केवल 2 थी, जो 2024-25 में बढ़कर 300 हो गई हैं। मोबाइल फोन में भी 10 साल में 28 गुना वृद्धि हुई है। कोरोना महामारी के समय कोविन प्लेटफॉर्म ने दुनिया को दिखाया कि टेक्नोलॉजी से क्या संभव है। कोविन ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को संभाला और 220 करोड़ सर्टिफिकेट जारी किए। डिजी लॉकर की 54 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ता हैं, जिनमें डिजिटल दस्तावेज सुरक्षित हैं। आज भारत दुनिया की शीर्ष 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल है। 1.8 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स और 110 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ इंडिया एआई मिशन के तहत 10,282 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे भारत सस्ती और सुलभ एआई रिसर्च का वैश्विक केंद्र बन रहा है। पीएम मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ते भारत की एक सबसे बड़ी पहचान भारत की डिजिटल क्रांति में झलकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश दुनिया से लगातार जन्मदिन के बधाई संदेश आ रहे हैं। तमाम बड़ी हस्तियों ने प्रधानमंत्री से अपनी मुलाकातों के किस्से बताए हैं और पीएम मोदी की जीवन यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। डीडी न्यूज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तमाम मशहूर हस्तियों के संदेश आपके लिए लेकर आ रहा है। इस विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सुनील गावस्कर ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके साथ अपने संस्मरणों को साझा किया है। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। First time, I think, if I recall correctly, was at Mukesh Bhai Ambani's house when he had come at the inauguration of the HN Reliance Hospital. That's the first time that I met him. What was very heartening at that particular evening was that I was standing behind in the second row, and in the front were the leading luminaries of the Indian industry. My height was, but he saw me and he put his hand across and he said, Gavaskar ji, kaise hai aap? How are you? That was really heartening. VVS Lakshman Kapil, myself, had flown to Australia, because not obviously with the Prime Minister, but with the help of the ministry, who had asked us to be there for that particular sector of the trip. I think he was also going to Fiji and some other countries, and this was, if I recall correctly, it was the first ever trip by an Indian Prime Minister to Australia, which in itself was amazing, that all these years, no Indian Prime Minister had gone to Australia. And there was a dinner at the Melbourne Cricket Ground, at the ground itself. They have lovely, reception halls, etc. So it was over there. But before that, there was a photo opportunity. There were 3 Australian players as well. Steve Waugh, Glenn McGrath was there. And so it was a photograph with the 6 of us, the Australian Prime Minister, the Indian Prime Minister. They were not the security that is normally around, heads of state. I was able to have a conversation with him, a conversation where I requested some time to meet up with him. He said, of course, not a problem at all. And then I also
suggested that I was going to be in Delhi on certain dates and whether those dates suited him. And he said, yes, Parliament will be on, but we will still, don't worry, we will still be able to, find a date. Because there was nobody around, just the two prime ministers and the players. We were, a little bit away. And this is a remarkable thing, is that I said to him, sir, who should I contact to take this further? He said, आपने बोल दिया ठीक है. About 2 weeks later, 3 weeks later, we were in Singapore at that time, and I was part of the the franchise called Singapore Slammers, which was playing in the International Tennis Premier League. And I got a call from the Prime Minister's office saying that you had requested the Honorable Prime Minister for a meeting on such and such a date. So would you still be able to make it? I said, of course I'd be able to make it. And I mean, that was remarkable because look, a Prime Minister, he's got so many things on his mind. So many things on his mind. And yet to remember a request and, not to forget it, because it's so easy. I mean, all of us, we might say something, yeah, I'll call you. Simple thing like I'll call you. And we don't, always remember. Not that we deliberately forget, but there are so many other things that can happen in the course of that day or in the course of the next few days that can take your mind away. But that really was, something which I've never forgotten. When we met him, we requested him to come for the opening of the second the Sai Sanjeevani Hospital. This was in Palwal in Haryana, which is about 70-80 minutes from Delhi. And he did it by, I think, remote. So again, that was a real big blessing for the hospital as well. So something that you can never forget is that despite all his busy situation and all the matters that would be weighing on his mind when you're the Prime Minister of the country, so many things that happened. But just to remember this request, I've never forgotten that. He is very keen to have a hospital in Varanasi, and that is something that he sometimes has asked. There was an occasion when there was a foundation stone laying ceremony for the stadium in Varanasi that was to take place, and Sachin Tendulkar, Ravi Shastri, Kapil Dev, myself, Roger Penny, who was the president of the BCCI then, we were all called for the foundation stone laying ceremony, and the Honorable Prime Minister was to come. We were told since the Prime Minister's program is pretty much second by second, minute by minute, and he came in and he spoke to Ravi first, and when he came to me, I was standing there, came to me and his first question was, Gavaskar ji, wo hospital ka, Varanasi ke hospital ka kya ho raha hai? And so he actually saved me the bother of asking the question. And the UP CMD was also just behind him. So I was able to say that yes, it is in process, and that Yogi ji is helping with that as well. He was also very anxious to know how we are going to not only the Varanasi hospital, how we are going to try and expand so that more and more children can be given this totally free of cost surgeries. I would like to wish the Prime Minister Modi is a long life, long, healthy life, a productive life as we have seen so far. And his dream of Viksit Bharat will become a reality sooner than the target date that he has set